हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन नेवी द्वारा बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट के जो स्की जंप ट्रायल्स होने हैं वो कंडक्ट कराए जाएंगे मई 23 से। INS हंसा से ये ट्रायल्स जो हैं वो कंडक्ट होंगे, जहां पर इंडियन नेवी की शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी मौजूद है। तो रफाल के ट्रायल्स जो हैं वो पहले ही हो चुके हैं और इंडियन नेवी द्वारा करीबन 26 एयरक्राफ्ट जो हैं वो खरीदे जा सकते हैं और इसका रिजल्ट जो है वो इस साल के अंत तक आ सकता है। ये बात आपको बता दें कि INS विक्रांत को इस साल 15 अगस्त तक इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा और शुरुआत में यहाँ से MiG-29K जो हैं वो ऑपरेट किए जाएंगे। बाकी लिफ्ट इशू को लेकर पहले ही काफ़ी बड़ी डिबेट जो है वो हो चुकी है और दोनों कंपनियों के पास अपने सॉल्यूशंस हैं लिफ्ट को लेकर। और जहाँ तक अभी चीज़ें सामने आई हैं, ऐसा लगता है कि जो रफाल है वहाँ पर कुछ पार्ट्स को निकालना पड़ता है उसे लिफ्ट में फिट करने के लिए। वहीं पर F-18 सुपर हॉर्नेट जो है वो अपने विंग फोल्ड करके बिना किसी चेंजेस के लिफ्ट में फिट हो जाता है। तो ये, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इन दोनों एयरक्राफ्ट को हमने डिटेल में कंपेयर किया था, जिसका वीडियो हम आगे अटैच कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अपने प्रमोशनल पार्टनर का एक मैसेज जो है वो हम देख लेते हैं। तो अनअकैडमी का जो परिश्रम NDA 2 बैच है वो स्टार्ट कर दिया गया है और ये मई 18 से यानी कि आज से चालू है और अगस्त 14 तक चलेगा। ये बात आपको बता दें, अगर आप NDA की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि NDA के बैच कोर्सेज में 20% ऑफ जो है वो भी दिया जा रहा है अनअकैडमी द्वारा, जो कि वैलिड है मई 19 तक। तो यहाँ पर अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करेंगे जो कि मैट्रिक्स 10 है, आपको 10% के बजाय सीधे 20% ऑफ मिलेगा। तो ये आपके प्लान में सेविंग भी करेगा, साथ ही साथ आपकी NDA की तैयारी को मजबूत करने में भी मदद करेगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारा रेफरल कोड याद रखिएगा मैट्रिक्स 10, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो अपनी तैयारियों को और मजबूत करें परिश्रम NDA 2 के साथ, जो कि 18 मई से 14 अगस्त तक चलने वाला है और लिमिटेड 20% ऑफ ऑफर का भी फायदा उठाएं। आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो ये क्वेश्चन काफ़ी उठता है दोनों के बीच में, इंडियन नेवी को कौन सा एयरक्राफ्ट चूज़ करना चाहिए। तो आज दोनों को हम कंपेयर करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए सबसे सुटेबल पड़ता है। तो कंपैरिजन की जो शुरुआत है वो हम रडार से करेंगे। रफाल में जो रडार है वो RBE-2 AESA रडार है, जिसमें करीबन 830 TR मॉड्यूल्स है और 200 किलोमीटर की रेंज है 3 मीटर स्क्वायर RCS के लिए। वहीं पर सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 की बात करें तो इसमें AN/APG-79 रडार है, जो कि अगेन एक AESA रडार है, जिसमें करीबन 1000 के ऊपर TR मॉड्यूल्स हैं और 150 किलोमीटर की रेंज है 1 मीटर स्क्वायर RCS के लिए और करीबन 250 किलोमीटर की रेंज है 3 मीटर स्क्वायर RCS के लिए। तो डेफिनेटली सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 का जो रडार है वो ज़्यादा बेटर है। वहीं पर बात करें स्ट्रक्चर की, तो जो रफाल का स्ट्रक्चर है वो मॉड्यूलर है, ज़्यादा कंपोजिट मटेरियल को यूज़ किया है, तो जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी ईजी बना देता है। साथ ही साथ रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल की भी कोटिंग इसमें करी गई है। वहीं पर सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 की बात करें तो ये एक पुराना डिज़ाइन है, तो मॉड्यूलर नहीं है, जिसकी वजह से इसकी जो मेंटेनेंस है वो करना उतना आसान नहीं है। पर इसमें रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल की कोटिंग करी गई है और RCS को रिड्यूस किया गया है। वहीं पर प्रोटेक्शन सूट की बात करें तो जो रफाल है उसमें स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, जिसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर, रडार वार्निंग रिसीवर, लेज़र वार्निंग रिसीवर इंक्लूडेड है, जो कि इस एयरक्राफ्ट को काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ स्पेक्ट्रा को मॉडिफाई किया गया है नए रफाल के वर्जन्स में, तो ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है। वहीं पर सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं और नए मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर्स और रडार वार्निंग रिसीवर्स और लेज़र वार्निंग रिसीवर्स को लगाया गया है। पर ये कौन से हैं, इनकी क्या कैपेबिलिटी है, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है, पर ये डेफिनेटली पुराने जो सेंसर्स हैं उनसे ज़्यादा बेटर हैं। तो यहाँ पर कोई क्लियर एडवांटेज दिया नहीं जा सकता, पर फिर भी स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, तो रफाल को एक एज यहाँ पर मिल सकता है। आगे बढ़ें तो पैसिव ट्रैकिंग के लिए रफाल में OSF दिया गया है, जिसमें IRST सेंसर लगा हुआ है लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में TV और IR कैमरा लगा हुआ है। IRST सेंसर की जो रेंज है वो करीबन 100 किलोमीटर के आसपास की है। ये स्टेल्थ टारगेट को ट्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। वहीं पर जो TV और IR कैमरा है वो टारगेट को रिकॉर्ड कर सकते हैं 40 किलोमीटर की दूरी से।
वहीं पर सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 की बात करें तो इसमें भी इनबिल्ट IRST सेंसर दिया गया है, जिसकी रेंज करीबन 160 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। वहीं पर टीवी और IR कैमरा की बात करें तो इसमें वो चीज़ अवेलेबल इनबिल्ट नहीं है। तो अगर रेंज की बात करें तो सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 का जो IRST सेंसर है उसकी रेंज ज़्यादा है, पर एक एडवांटेज रफाल को अपने OSF पर है कि उसमें एक एक्स्ट्रा सेंसर लगा हुआ है टीवी और IR रिकॉर्डिंग के लिए। तो यहाँ पर भी एक क्लियर एडवांटेज नहीं दिया जा सकता। बाकी थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात करें तो रफाल का +1 आता है, क्योंकि जो उसका एम्प्टी वेट है वो करीबन 10,600 किलोग्राम का है और 2 स्नेकमा M88-2 इंजन्स लगते हैं जो मैक्सिमम थ्रस्ट 75 किलोन्यूटन का प्रोवाइड कराते हैं। वहीं पर सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 की बात करें तो पहले जो इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो 1 के नीचे था, पर क्योंकि इसमें नए GE F414 EPE इंजन लगे हैं जो कि करीबन 20% ज़्यादा थ्रस्ट देते हैं पुराने इंजन से, तो अब इसका जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो 1 को क्रॉस कर गया है। क्योंकि जो एम्प्टी वेट है सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 का वो करीबन 14,500 किलोग्राम है, जो कि करीबन 4,000 किलोग्राम ज़्यादा है रफाल के एम्प्टी वेट से, इसलिए थ्रस्ट टू वेट रेशियो इसका कम हुआ करता था, पर इंजन अब ज़्यादा पावरफुल हो गया है। टोटल 116 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है जनरल इलेक्ट्रिक का F414 EPE इंजन, इसीलिए अब जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो 1 को क्रॉस कर गया है, जिसने इस एयरक्राफ्ट के एक्सेलरेशन को भी बेटर बनाया है। बाकी इंजन से ही रिलेटेड एक और चीज़ है जिसे सुपर क्रूज़ की एबिलिटी कहते हैं। तो रफाल जो है वो मैक 1.4 तक सुपर क्रूज़ कर सकता है, यानी कि अपना फ्यूल बचाते हुए सुपरसोनिक फ्लाइट को कर सकता है। वहीं पर सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 की बात करें तो इसमें सुपर क्रूज़ की एबिलिटी नहीं है, तो सुपर क्रूज़ की वजह से कॉम्बैट और रेंज एडवांटेज रफाल की तरफ जाता है, और जो सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 है उसको यहाँ पर डिसएडवांटेज है। बाकी अगर डेटा फ्यूजन और डेटा लिंकिंग की बात करें तो रफाल में काफ़ी सिक्योर्ड डेटा लिंकिंग है और डेटा फ्यूजन काफ़ी अच्छा है। वहीं पर सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 की बात करें तो इसमें भी डेटा फ्यूजन और डेटा लिंकिंग बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर ये चीज़ दोनों में अच्छी है, किसी को कोई क्लियर एडवांटेज नहीं है। बाकी प्रोटेक्शन में टो डिकॉय की बात करें तो जो रफाल है वो इजरायली एक्सगार्ड को यूज़ करता है, जो कि भारतीय वायुसेना यूज़ कर रही है। वहीं पर ब्लॉक 3 की बात करें तो इनके पास अपने नए एडवांस ALE-55 टो डिकॉय सिस्टम है। तो ये दोनों ही सिस्टम काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, तो यहाँ पर भी किसी को क्लियर एडवांटेज नहीं है। बाकी कॉम्बैट रेंज की बात करें तो जो रफाल है उसकी कॉम्बैट रेंज ज़्यादा बेटर है एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक के साथ, जो उसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है, पर फ्यूल इकोनॉमी भी ज़्यादा है तो सुपर क्रूज कर सकता है। वहीं पर सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 की बात करें तो इसकी जो कॉम्बैट रेंज है वो थोड़ी सी कम है रफाल के कंपैरिजन में, पर इसमें ड्रॉप टैंक कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें CFT दिए गए हैं। साथ ही साथ ड्रैग भी कम होता है, साथ ही साथ वेपन ड्रैग भी कम होता है क्योंकि इसमें एक स्टेल्दी लो ड्रैग वेपन पॉड भी दिया गया है जहां पर वेपन्स कैरी किए जा सकते हैं। तो ड्रैग कम होने की वजह से भी यहां पर फ्यूल इकोनॉमी बेटर मिल जाती है और वेपन भी ज़्यादा कैरी किए जा सकते हैं। तो ये लॉस और गेन सिचुएशन है दोनों एयरक्राफ्ट के लिए, यहाँ पर भी कोई क्लियर एडवांटेज नहीं है। वहीं बात करें टोटल पेलोड की तो रफाल का जो टोटल कैरिंग कैपेसिटी है वो 9500 किलोग्राम्स की है, जो कि कम हो जाएगी स्टोबार कैरियर से ऑपरेट करने पर। वहीं पर सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 की बात करें तो इसकी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी 8000 किलोग्राम की है, जो फिर से कम हो जाएगी स्टोबार कैरियर से ऑपरेट करने पर। तो यहाँ पर रफाल को एडवांटेज है। वहीं पर अगर मैकेनिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो जो रफाल का इंस्टेंटेनियस टर्न रेट हो गया, सस्टेन टर्न रेट हो गया, वो F-18 से बेटर है। साथ ही साथ जो पायलट है रफाल का वो 10G तक के मैनूवर्स परफॉर्म कर सकता है। वहीं पर सुपर हॉर्नेट की बात करें तो जो डॉग फाइटिंग एबिलिटी है इसकी रफाल के कंपैरिजन में वो थोड़ी सी कम होगी। रफाल को यहाँ पर क्लियर कट एडवांटेज है। वहीं पर जो G लिमिट है वो अराउंड +9 की है सुपर हॉर्नेट में। बाकी बात करेंगे विंग स्पैन की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कैरियर बॉन्ड एयरक्राफ्ट के लिए। तो जो विंग स्पैन है रफाल का जो कि फोल्ड नहीं किया जा सकता वो करीबन 36 फीट का है। वहीं पर सुपर हॉर्नेट की बात करें तो विंग फोल्ड करने के बाद जो विंग एरिया होता है वो करीबन 30 फीट का बनता है। तो 5 फीट का अंतर है, जो कि बहुत बड़ा अंतर नहीं लगता है, लेकिन अगर आपको 20 एयरक्राफ्ट के आसपास खड़े करने हो तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है विक्रांत जैसे छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए।
तो यहाँ पर जो F-18 सुपर हॉर्नेट है उसको काफ़ी बड़ा एडवांटेज है रफाल के ऊपर। बाकी दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, उसकी बात करें तो वो प्राइस है। तो एक सिंगल रफाल का जो कॉस्ट है वो $95 मिलियन के ऊपर का है। वहीं पर सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 की बात करें तो उसका जो प्राइस है वो करीबन $70 मिलियन का है। तो यहाँ पर जो सुपर हॉर्नेट है वो एक सस्ता एयरक्राफ्ट है जो अगेन उसे एक बड़ा एडवांटेज देता है। वेपन्स की बात करें तो जो रफाल है वो मीका और मीटियोर मिसाइल को फायर कर सकता है, साथ ही साथ हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के साथ आता है। वहीं पर ब्लॉक 3 की बात करें तो ये शॉर्ट रेंज के लिए साइड वाइंडर्स को यूज़ कर सकता है AIM-9X, और मीडियम रेंज के लिए AIM-120 AMRAAM के डिफरेंट वेरिएंट्स को फायर कर सकता है। साथ ही साथ फ्यूचर में जो मिसाइल्स डेवलपमेंट में है उनको भी फायर कर सकता है। और क्योंकि ये एक वेस्टर्न एयरक्राफ्ट है तो मीटियोर इसमें भी इंटीग्रेट करी जा सकती होगी। तो अगर वेपन ऑप्शंस की बात करें तो सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 में वेपन ऑप्शंस ज़्यादा हैं। साथ ही साथ इसमें भी जॉइंट हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम आता है जो कि डॉग फाइट्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो अब यहाँ पर हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो जो रफाल है वो डेफिनेटली थोड़ा बेटर है F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 से, पर जो सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 है वो चीप है, विंग स्पैन भी लेस है, और स्मॉल एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे कि विक्रांत है उसमें आराम से रखा जा सकता है। और साथ ही साथ जो एयरक्राफ्ट ख़रीदा जाना है वो एक स्टॉप गैप की तरह काम करेगा टेड BF के इंडक्शन से पहले। तो बहुत ज़्यादा नंबर में एयरक्राफ्ट नहीं खरीदने हैं, एक स्क्वाड्रन अगर ख़रीदना हो तो बेटर है कि थोड़ा सस्ता एयरक्राफ्ट लिया जाए। साथ ही साथ जो सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 है वो सिमिलर इंजन को यूज़ करता है जो कि टेड BF में यूज़ किया जाएगा। तो अगर फ्यूचर मॉडिफिकेशंस की बात करें तो रफाल एक मॉड्यूलर डिज़ाइन है जिसको ईजिली मॉडिफाई किया जा सकता होगा सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 के कंपैरिजन में। पर क्योंकि जो सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 है वो एज अ स्टॉप गैप एयरक्राफ्ट लिया जा रहा है टेड BF के इंडक्शन से पहले, तो ये 20 से 30 साल तक ऑपरेट करने के लिए है, जिस पर F-18 फिट बैठता है। साथ ही साथ जो सर्विस लाइफ ऑफर करी गई है F-18 ब्लॉक 3 के एयरफ्रेम के साथ वो करीबन 10,000 घंटे की है। और ये जो एयरक्राफ्ट है वो चाहिए J-15 को काउंटर करने के लिए चाइना के। तो रफाल एक अच्छा ऑप्शन था एयरफोर्स के लिए क्योंकि वहाँ पर J-20 को काउंटर करना था, पर J-15 के हिसाब से F-18 ब्लॉक 3 जो है वो अपना काम कर देगा, क्योंकि J-15 को भी अपग्रेड किया जा चुका है AESA रडार से, मॉडर्न सेंसर से। तो MiG-29 के उनसे थोड़े से पीछे पड़ जाते हैं। तो एबिलिटी के हिसाब से अगर बैलेंस क्रिएट करना हो तो F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 जो है वो काम कर देंगे। फ्यूचर में चाइना जो है वो J-35 जैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अपनी नेवी में यूज़ करेगा, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जो टेड BF है वो काफ़ी यूज़फुल होंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।